हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज क्विज नाउ सेक्शन को देखेंगे। क्विज नाउ का वॉल्यूम 5 है ये, और इंडियन पॉलिटी के तहत मूल अधिकार को हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे क्विज के थ्रू। दोस्तों, ये बता दें कि इससे पहले हम लोग का इंडियन पॉलिटी में इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बन चुका है। पूरा डिटेल में इसको समझा पढ़ा चुका हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पूरा डिटेल में नोट्स भी इसका हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखें तो वीडियो देख लें। यहाँ से लेके यहाँ तक के टॉपिक को मैंने क्विज के थ्रू एक बार रिवीजन करा चुका हूँ। एक दो वीडियो आए हुए थे क्विज के, जिसमें इन सारे टॉपिक्स को उसमें रिवीजन किया गया है। मूल अधिकार को मैंने उसमें छोड़ दिया था, बताया था कि इसका अलग वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डेप्थ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं और क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा उठते हैं, तो इसका अलग वीडियो बनाना ज़्यादा उचित रहता है। उसी के तहत आज हम लोग मूल अधिकार को क्विज के थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जो क्विज नाउ सेक्शन का वैसे भी आप जानते हैं, शुरू करने का ध्येय यही था कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेके चलें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको छोड़ना आपके लिए गलत साबित हो सकता है, मुश्किल भरा हो सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर UPSC, UPPCS, RORA स्टाफ एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो PYQ है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी व्यूवर हमारे पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि जीएस नाउ को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं। इसमें सारे जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसका PDF उसमें शेयर किया जाता है। और ये विजेता बैच है हमारा, जो चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स है। ये फ्री क्रैश कोर्स है, जो अगले 4 से 5 महीने जो भी टाइम लाइन बचा हुआ है, 14 मई UPPCS का एग्ज़ाम होना है प्री का, उससे पहले सभी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे, अपना पढ़ेंगे और रिवीजन तो करेंगे ही। रिवीजन जैसे हमारा मोटो ही है, रिवीजन इज़ द की। मैं बताता हूँ हमेशा, किसी भी एग्ज़ाम को सफल होने के लिए UPPCS, UPSC, रिवीजन इज़ द की। तो उसी के थियरी पे हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। UPPCS के लिए 2023 के लिए और ARO 2023 को ये फोकस में रख के बैच बनाया गया है, विजेता बैच। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? देखिए, लोकतंत्र का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट करता है, लोकतंत्र आखिर होता कैसे? लोगों के द्वारा ही तो लोकतंत्र है। अगर वो पावर लोगों के अंदर है, शक्ति, अगर सत्ता को बदलने की शक्ति लोगों के बीच में है, लोगों के पास है, तो वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र हमेशा शक्तियों को बांटने की बात करेगा। अगर शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाएंगी तो वो तानाशाही हो जाएगी, तानाशाही वो हो जाएगी। अगर शक्तियां बटी हुई हों, कई भागों में फैली हुई हों, मतलब किसी के पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, तो वो लोकतंत्र का सिद्धांत है। तो इसमें देखिए दिया है ऑप्शन, शक्तियों का पृथक्करण, मतलब शक्तियों को डाइवर्स कर देना ही लोकतंत्र का मूल विचार है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। बिल्कुल सही, यही पहला ही है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। इसको जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट उसी को कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू द्वारा ये बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन ये ए होगा और सारे गलत हो जाएंगे। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछले जो मुख्य धारा में नहीं हैं लोग, जैसे हमारे जो भारत का ही लोकतंत्र है, इसमें बहुत सारे पिछड़े लोगों या जो मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं है, OBC, ST, SC जो भी हैं, उनको आरक्षण का आधार यही है कि वो मुख्य धारा में सम्मिलित हैं। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको कुछ छूट दिए जाते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है ये। समान आधार निर्मित करने के लिए
राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, मतलब उन भिन्न व्यवहार मतलब उनको कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके संभावनाओं को बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग सबको बराबर लाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कारण क्या है इसका दे रहा है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये भी सही है। जब सब कुछ समान हो जाएगा तो समान रूप से इसको पूरी तरह से प्रशासित हो सकेंगे। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है डी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार निगमन करने की सक्षम किया है? संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी या समाजवाद का थ्योरी यही है, सभी लोगों को बराबरी पर लाना, सब में वितरित कर देना हर चीज़ों को। दूसरा है एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। ए बी सी को तीनों को मिलाकर पढ़ना, ये ऑप्शन डी सही होगा। इसमें सभी को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन का थ्योरी निकल के आएगा। इसके अलावा डीपीएसपी में भी ये दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताएं, ये देखिए आप लोगों की एक हो जाएगा आफ्टर वर्क वीडियो के बाद कि किस अनुच्छेद में डीपीएसपी में है, ये मैं बता दे रहा हूँ। डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में दिया हुआ समान कार्य के लिए समान वेतन का थ्योरी है। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1991 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ये 1991 में पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, जिसमें कि विधि के समक्ष समता का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। आर्टिकल 15(4) को ऐड किया गया था। ठीक है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। इसको समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। समानता के आधार पर ही कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेद नहीं किया जाए किसी के साथ। इसको मैंने मूल अधिकार वाले चैप्टर में डिटेल से समझाया भी है, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। देखिए मैं बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के मैं सब टिक मारता चलूँगा, आप भी देख के खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ जो पढ़ाऊँ वो समझा दूँ कि क्या कहना चाह रहा है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता चलूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग मिलेंगे बस टिक मारते चल रहे हैं, इसका ये होगा ये होगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब उसके कॉन्सेप्ट को आप समझे, खासकर मूल अधिकार और डीपीएसपी, ये सब चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसको समझना ज़रूरी है, सिर्फ आंसर जानने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा वर्थ होगा, ये टाइम आप स्पेंड जो करेंगे वीडियो पे, आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और हर वीडियो में मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ पढ़ाऊँ उसको पूरी तरह एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं 14 से 18 में दिया हुआ है समता का अधिकार। ये भी मैंने मतलब तो मैं सब कुछ पढ़ा ही चुका हूँ, बस आपको बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ सब कुछ अलग अलग वीडियो में। ये तो क्विज से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो 14 से 18 में समता का अधिकार है, आपको पता होगा। 1919 से लेकर 22 तक में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को एंजॉय करते हैं। फिर 23 से लेकर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। फिर 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता
देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले वाले में कि धर्म आदि के आधार पर, तो इससे कंफ्यूज ना हो कि ये धर्म की स्वतंत्रता वाले मैटर से है, नहीं, ये समानता की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं करना है, विभेद नहीं करेंगे तो समानता देंगे। समझ रहे होंगे, आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँगा। 29 से 30 वाले में संस्कृति शिक्षा संबंधित है। इसको एक्सप्लेन पूरा डिटेल में देखना तो वीडियो देख लीजिए, मैं शॉर्ट में बहुत लिख रहा हूँ। और 31 को तो निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया है। 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये गलत है। ये बिल की भांति हैं, अगर होता तो सही होता ये। तो 1, 2, 3 सही है। ये अमेरिका का जो अधिकारों का बिल है उसी से लिया हुआ, उसी से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, तो उसी की भांति है ये। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं? तो समानता के अधिकार में है, आर्टिकल 17 में दिया हुआ है कि अनटचेबिलिटी को हम लोग निषेध करेंगे, अनटचेबिलिटी को थोड़ा भी इंजॉय नहीं करेंगे, उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। इंजॉय नहीं, एंटरटेन करना, मतलब कि उसको अनटचेबिलिटी को किसी तरह से लागू नहीं करने दिया जाएगा, या उसको अंतःकर मतलब अपने अंदर भी मानना भी एक अपराध माना जाता है। अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को अगर कोई मानता है अपने मन से भी तो उसको अपराध की ही श्रेणी में माना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है? आर्टिकल 17। पहला कथन है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। स्ट्रक्चर्ड जो वायलेंस है उसका सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसको दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या भी करते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आर्टिकल 19A में देखिए, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं कही गई है, लेकिन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1)A में, उसी के थ्रू ये लिया हुआ है कि उसमें अभिव्यक्ति के प्रेस में हम लोग क्या मतलब प्रेस में पे क्या होता है, जो न्यूज़ होती है वो किसी के बोलने का अधिकार है कि न्यूज़ में कुछ गड़बड़ी है तो क्या छपता है आखिर न्यूज़ में, कोई समस्या होती है, सरकार द्वारा कुछ ना किया गया हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको छापने की आज़ादी होते हुए उनको टीवी पे बोलने की आज़ादी है, उसको रेडियो पे संचालित करने की आज़ादी है, तो वह अभिव्यक्ति की ही आज़ादी का एक रूप है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही प्रेस की आज़ादी भी आती है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे के फहराने किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 19(1)A के तहत है। इस क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने लिखा है क्योंकि पिछले साल 15 अगस्त को हुआ था कि सभी लोग अपने घरों पे संशोधित किया गया था, राष्ट्रध्वज को फहराने के लिए कुछ संशोधन किए गए थे कि कोई भी 24 आवर तक उसको अपने घरों पे या कहीं ऑफिसों में कहीं भी मतलब उसको टांग सकते हैं, फहरा सकते हैं। तो उसमें संशोधन किया गया है, तो उस संभवतः इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें कंसीडर किया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ये आर्टिकल 21 में ही किया हुआ है। विधि के सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत आर्टिकल 21 में ही आता है।
आर्टिकल 21 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जानते हैं आप लोग। सब कुछ आजकल बहुत सुप्रीम कोर्ट ने उसको काफ़ी एक्सप्लेन करके ब्रॉड भी कर चुका है उसको, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आने लगी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिला के पढ़ने के साथ ये एकांतता के अधिकार को परिभाषित करता है? आर्टिकल 19(1)(d) प्लस आर्टिकल 21 को हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, तो एकांतता के अधिकार का उसमें आता है। वो एकांतता के अधिकार को वो परिभाषित करता है, या उसमें परिभाषित करना सही नहीं होगा शब्द, मतलब एकांतता के अधिकार को सुरक्षित करने की बात है उसमें। देखिए आर्टिकल 19 में जो 19(1)(d) है, उसमें है कि राज्य में कोई व्यक्ति है वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण कर सकता है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि कैसे हो गया, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। और आर्टिकल 21 क्या है? वो कहता है कि जीवन का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब इन दोनों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अबाध संचरण कर सकते हैं और मुझे अपने शरीर और अपने दैहिक कहीं भी ले जाने की स्वतंत्रता है, तो उससे निजता आती है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ, और अपने जीवन के अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो है ही, तो एकांतता भी हमारे उसी अधिकार का पार्ट है कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ उससे। आई होप आप लोग इससे समझ गए होंगे लिखने से। अबाध संचरण है 19(1)(d) में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी जगह अबाध संचरण कर सकते हैं सर्वत्र और पूरी जगह, मतलब हर जगह। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 से मिली हुई है, तो दोनों मिलके एकांतता के अधिकार को इन्वोक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्ततः सीमित नहीं किया जा सकता है? देश के किसी भाग में निवास और बसने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यही होगा। और भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण स्वतंत्रता का अधिकार, वित्तीय या उपाजीविकता का भी होगा इसका। ठीक है। आर्टिकल 19 और 21 आपातकाल में भी लागू, मतलब कि आपातकाल में भी नहीं हटता, सीमित नहीं होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये मूल अधिकार अब कर दिया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं एक अमेंडमेंट का भी अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे अमेंडमेंट और क्या अमेंडमेंट हुए थे, किस सन में हुए थे, क्रम जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं उनका क्रम में उसमें बताऊंगा। जो आपको कभी नहीं भूलना है, वो तो आपको समझिए रट जाना है, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। कुछ फिक्स अमेंडमेंट है, उसी से क्वेश्चन आते हैं, उसी में ऊपर नीचे डेप्थ थोड़ा करता रहता है, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब हर एवरी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अगर अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होता है कि जो मैंने नोट करके रखा है उसी अमेंडमेंट से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो उसको भी मैं एक वीडियो में शेयर करूँगा आगे। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2002 में किया गया था। इसके तहत आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा का अधिकार को परिभाषित करता है, शिक्षा का अधिकार को सम्मिलित किया गया था, ये ऐड किया गया। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसा मैंने बताया था, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हुए हैं। तो देख लीजिए क्या है। मानव देह के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये सही है, ये है इसमें। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये इसमें नहीं है, ये आर्टिकल 30 में आएगा। 30
कारखानों और खदानों में बच्चों का, ये आर्टिकल 24 में है, ये आर्टिकल 23 का है। तो 23 और 24 किसमें, 1 और 4 में आ रहे हैं, ये हो जाएंगे। अच्छा हाँ, आपको एक और मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सही है, एक आर्टिकल का भी वीडियो बनेगा फ्यूचर में। अभी मैं एक प्लान आप लोगों के सामने जल्द ही लाने वाला हूँ, 1-2 दिन में क्या क्या होने वाला है। उसमें सारा सिर्फ आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 50 के आसपास आर्टिकल हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा याद कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पॉलिटी के क्वेश्चन करना। किसी व्यक्ति को एक ही दंड के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आर्टिकल 20 में है ये। भारत के संदर्भ में जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नहीं, पैरोल कोई अधिकार नहीं है। पैरोल तो मानवीय परिस्थिति में दिया जाता है कि मानवीय दशा के लिए, कोई जेल में है तो उसको मानवीय आधार पर दिया जाता है पैरोल। कोई बीमार हो, किसी की शादी होना, इस टाइप की चीज़ों पे पैरोल दिया जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। राज्य सरकारें अपने अपने जेल जो भी हैं देने के, उसके सज़ा के हिसाब से करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुका है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, उपचारों का अधिकार है, उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये बहुत, मैंने आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन कुछ हैं इसमें। ये वैसे क्वेश्चन है जैसे मैं कहता हूँ आसान के 1.33 ले लीजिए, कठिन के 1.33 के चक्कर में ना पड़िए। 80% जो मीडियम और इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 20% जो हैं हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 80% को एक्सेप्ट करिए, 20% के चक्कर में आपका 80% जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको कभी भी गलती नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों को आप गलती से, होता है ना, भूल से भूल कर दी तो समझ भूल जाइए वाला हाल है। ऐसे क्वेश्चनों का आप भूल से भी नहीं भूल सकते हैं। सिली मिस्टेक इन सब प्रश्नों पे नहीं हो सकता है। आप इन सब इसको सब कर रहा है, अगर आप इसको गलती कर रहे हैं तो मत समझिए रेस से बाहर है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं गलत करना है जो सब कर रहे हैं। आप कठिन वाले को गलत कर दे रहे हैं तो सब गलत कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन देखिए रेस से बाहर तभी होते हैं जब आप इजी मीडियम को गलती करके आते हैं। आप कोई भी पेपर अपना पुराना उठा के देख लीजिएगा, आपके जितने क्वेश्चन, आप हार्ड तो सबका गलती हुआ होगा, आपने अगर 2 हार्ड वाले क्वेश्चन सही कर देते आप बहुत हो जाते हैं कि अरे यार ये किसी को नहीं, मैंने इसको सही किया है, और उसको करने के चक्कर में पता चला कि आपने 20 इजी और मीडियम वाले गड़बड़ कर दिए हैं। तो ऐसे आपको प्री क्रैक करना है। आपका उद्देश्य डॉक्टरेट की डिग्री थोड़े लेना है, आपको प्री क्रैक करना है। तो प्री क्रैक करने वाली बस बात करेंगे कि कितने से मेरा काम बन जाएगा, उसको इजली निकाल लेना है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, देखिए आर्टिकल 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है, तो वही है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन भी वही है, कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालित करने के लिए संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसमें पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। बौद्ध, जैन, सिख इन सबको सम्मिलित करता है हिंदू शब्द। हिंदू कहने का अर्थ हुआ
संविधान में जो दिया आर्टिकल 25 में बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन उसमें सारे सम्मिलित हो गए। अब आर्टिकल को सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम सही है ये। 24 में कारखानों आदि में सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 सही है। 29 में शिक्षण संस्था और प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्गों के आर्टिकल 29 में नहीं, आर्टिकल 30 होगा। ये मैं अभी क्वेश्चन ऊपर ही बताए हों, आप लोग अगर भूले ना हो तो ये वाला। प्रिवेंटिव डिटेंशन में के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आपको बस देखते ही याद आ जाना चाहिए कितना आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता महानतम रक्षक माना जाता है? हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत में संपत्ति के अधिकार को क्या स्थिति है? संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जिसको निरसित कर दिया गया है, तो एक विधिक अधिकार रह गया है। ठीक है, यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, सबके लिए है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो प्रतिपादन हुआ था, देखिए, केशवानंद भारती मामले में हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती में। और जो उसको और जो मिनर्वा मिल मामला था उसमें स्थापित हुआ था 1980 वाले मामले में। इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, मिनर्वा मिल मामले में 1980 में था, इसमें स्थापित हुआ था ये पूरी तरह से। मौलिक कर्तव्य, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी से है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। मूल ढांचे का सिद्धांत हो जाएगा मिनर्वा मूल ढांचे का हो जाएगा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती वाले में। और इंसानों के अनैतिक, वही आर्टिकल 23, यानी कि 3, 4, 1, 2 ए इसका आंसर होगा। ये भी मिलान करना है। उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का निषेध किया गया आर्टिकल 18 से। धार्मिक मामलों में प्रबंधन और स्वतंत्रता हो जाएगा आर्टिकल 26 से। अल्पसंख्यकों की भाषा हो जाएगी 29, और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 21A, यानी कि 3, 4, 1 और 2 डी। सही सुमेलित नहीं है। अनटचेबिलिटी हो जाएगा 17 सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण विरोधी, ये 23 नहीं, 23 मैंने बताया था मानव बलात्श्रम वाला है, ये यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता सही है, अल्पसंख्यक सही है, तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये गड़बड़ है, ये उत्प्रेषण का होता है। अधिकार परीक्षा, व्हाट बाय व्हाट अथॉरिटी, सही है, ये गलती होगा, इसमें सुमेलित नहीं है ये। इसको जो भी आप लोग को लग रहा हो कि मैं टिक मारते जाए, आप लोग
नहीं इसको समझ पा रहे हैं तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने डिटेल से इसको समझाया पूरा। एक रिट के लिए तो जो चौथा लास्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, तो पूरी तरह से रिट को मैंने डिटेल से उसमें किया हुआ है कि कैसे कैसे होता है रिट का मामला पूरा। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को रूपरेखा प्रतिपादित की है? अभी ये पहले भी आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सन याद रखिए, सन बहुत जरूरी है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये जनता सरकार द्वारा किया गया था। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और कांग्रेस सरकार मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा नहीं हुआ था, जनता सरकार द्वारा इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं? मतलब कि इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, भारतीय सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सभी को अधिकार मिलना चाहिए। वो कौन सा अधिकार होगा? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान कोई भी व्यक्ति आएगा उसको समान संरक्षण होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई विदेश भारतीय होगा तो उसको मान लीजिए किसी विदेशी को मर्डर कर दिया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो अगर विदेशी को मतलब मर्डर कर या कुछ भी कर दिया उसके खिलाफ, तो उसको भी जो कानून हो उसके पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, चाहे कहीं से भी आया हो, भारतीय हो या विदेशी हो। तो और सब देखिए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं मिल पाए। कुछ मामले में विदेशी को हम अधिकार नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई दुश्मन देश का सिटीजन हो, उसको हम लोग तो भेदभाव करेंगे ही, वो उसके साथ अलग व्यवहार रहेगा कि उसको देखना पड़ेगा क्या उसका ध्येय हो सकता है आने का, क्या नहीं हो सकता है अगर किसी अन्य देश से आया हुआ है। मतलब पूरी कुल मिला के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं मिल सकते हैं उसको। विधि का समान संरक्षण मिल सकता है, लेकिन अन्य जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल सकती। वो क्या हमारे देश के खिलाफ बोल देगा, ये कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के चला। ऐसे नॉर्मली तो सब आज़ादी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पे अगर उसको लगेगा कि ये इसको बोलने से रोकना ज़रूरी है या फिर गलत बोल रहा है, तो उसको वो आज़ादी नहीं मिलेगी जो भारतीय लोगों को मिलेगी। ठीक है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी वही हुए। किसी देश का विदेशी नागरिक हो, मान लीजिए वो हमारे यहाँ आता है, किसी मंदिर मस्जिद या ऐसे टाइप का काम करता है जो कि यहाँ की संस्कृति के खिलाफ हो, तो वो आज़ादी उसको नहीं मिल सकती। भाई तुम यहाँ अपना सांस्कृतिक जो भी कोटरम हो उसको पूरा करो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भारत अपने नागरिकों को वो करेगा ना, प्रोटेक्ट करेगा। विदेशी के लिए नहीं ये अधिकार होंगे क्योंकि वो यहाँ का नागरिक नहीं है। तो संस्कृति अपने जगहों के संरक्षण की ओर यह हो सकती है, दूसरे देशों के जैसे संरक्षण का दिया जाना संभव नहीं है। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि ये सभी को नहीं मिल सकते हैं तीनों, और ये सभी को मिलता है अधिकार। अभी तक आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हों तो अगर अच्छा लग रहा हो तो अगर नए चैनल पर आएँ तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे फ्रेंड जो भी देखते हैं वीडियो, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, कृपया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर किया करें वीडियो, जैसे चैनल को थोड़ा हम लोग को लोग बढ़ें तो मोटिवेशन मिल सके और हम लोग क्या कहते हैं नई एनर्जी और उसके साथ आएँ कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हम लोग अच्छे से समझा और पढ़ा सकें। आखिर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी थोड़ी सी हम लोग के लिए मेहनत करें। और अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो आपके फ्रेंड के साथ आप पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, उनको शेयर करिए कि देखिए भाई ये अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। आखिर दोस्त यार सब मिल के पढ़ते हैं, तो ज़रूर शेयर करें और हम लोग को और मोटिवेशन मिलेगा इससे। आप लोगों की तैयारी तो हो ही रही है। और वीडियो देखने में लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचता रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? वही अभी मैंने ऊपर बताया, विधि के समान संरक्षण का अधिकार तो है, पहला मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं आप तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विधि के समान संरक्षण है,
ये तो सबको मिला हुआ है, तो एक जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए, तो 3 ऑप्शन में एक दिया हुआ है, तो अपने आप आ जाता है आंसर डी। एलिमिनेशन टेक्निक का हमेशा, इसीलिए मैं कहता हूँ प्री क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैक्सिमम आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि प्री बिल्कुल रैंडम हो चुका है। आप इस तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ से कैसे को, पहले तो रिपीटेड क्वेश्चन थे, अब रिपीटेड अभी भी होते हैं लेकिन उसका नेचर चेंज हो चुका है। तो इसका सबसे तरीका है रैंडमनेस से बचने के लिए कि अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी एक्यूरेसी हाई होती चली जाएगी समय के साथ, आपको एग्जाम क्वेश्चन को टैकल करने का टेक्निक पता चलता जाएगा कि कैसे, जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर इसको एलिमिनेट कैसे करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते चलें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल वो भी बढ़िया है, उससे आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और प्रत्याशित टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तभी आपको करने में मज़ा आएगा। थोड़ा कंफर्ट जोन से आप निकलेंगे बाहर तो समझ में आएगा ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इजी इजी क्वेश्चन तो आप सब करते जाएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? देखिए, अधिकार और कर्तव्य का जो मामला है दोनों ही जुड़ा हुआ है। अगर ये इसको सॉल्व करने से पहले ही समझ लें, अधिकार के साथ कर्तव्य भी साथ में ही आते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, एक साथ जुड़े हुए चीज़ें हैं। अधिकार और कर्तव्य के बीच में एक बॉन्डिंग है, जिसमें इस पहला ऑप्शन आप पढ़ पा रहे होंगे, सह संबंधित है, आपस में कोरिलेटेड है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है वैसे तो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अधिकार के हमेशा जब भी आएगा तो कर्तव्य भी आएंगे। आप कर्तव्यों से बच नहीं सकते, सिर्फ आप कहीं भी अधिकार नहीं मांग सकते कि ये मेरे अधिकार हैं, ये मेरे अधिकार हैं। आपको जैसे आपका अपनी फैमिली के बारे में ही सोचिए, आप फैमिली में सिर्फ ये नहीं कर सकते मुझे ये घर के सारे चीज़ों का यूज़ करने का अधिकार है, ये खाने का अधिकार है, घूमने का, जो भी चीज़ हैं उसमें घर में आपकी चीज़ हैं, आपको कुछ कर्तव्य भी हैं अपने घर के लोगों के प्रति, अपने माँ बहन पिता सबके प्रति आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो उसी तरह अधिकार सिर्फ अकेले नहीं आ सकता, ये कोरिलेटेड है आपस में, अधिकार के साथ कर्तव्य भी आते हैं। आप इसको समझ गए होंगे आई थिंक। अगर समझ गए हैं तो एक लाइक आप लोग करते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं? नहीं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये देखिए सही है। अगला क्या पढ़ लेते एक बार, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। नहीं, ये सही है। जो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध दावे हैं। राज्य के विरुद्ध दावे कहने का अर्थ ये है कि राज्य पे लिमिटेशन लगाते हैं अधिकार। राज्य हमेशा लिमिट करता है लोगों के हर चीज़ को, मतलब कि नियम कानून इससे बंधे हुए हैं, लेकिन अधिकार क्या है? राज्य को लिमिट करते हैं कि इन क्षेत्रों में तुम नहीं बढ़ सकते हो, ये तुम्हें देना ही पड़ेगा, ये मेरे मूल अधिकार हैं जिससे तुम मुझे वंचित नहीं कर सकते हो। तो मूल अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं कि तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे हैं 19-21 को छोड़कर और सबको किया जा सकता है, लेकिन ये आपातकालीन वाला मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह मूल अधिकारों को कुछ कमतर किया जा सकता है, उसका मैं डिटेल करूंगा। अभी आप लोग ये समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य पे लिमिट लगाते हैं कि तुम मेरे इन मूल अधिकारों में नहीं घुसोगे, या तुम इसको लिमिट नहीं कर सकती, ये मेरे अधिकार हैं। अन्य क्षेत्रों में राज्य क्या है, वो लिमिट करता है अपने कानूनों और नियमों के थ्रू, लेकिन ये मौलिक अधिकार हैं जिससे तुम मुझे वंचित नहीं करोगे, वंचना नहीं हो सकती इसकी, ये मेरे अधिकारों के। तो ये राज्य को रोकता है, राज्य को रोकता है इन क्षेत्र अधिकारों को
हनन करने से। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं ये, ठीक है। आप लोग, आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया होऊंगा। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के से संबंधित है? ये मैंने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं आर्टिकल 23 और 24। तो 24 है बालकों के विरुद्ध शोषण के, और 23वां जो है वो है बालात श्रम वाले, जो मानव तस्करी वाला, बालात श्रम करने के विरुद्ध रोकने वाला वो है, ठीक है। इस प्रकार ये वीडियो खत्म हो रहा है यहीं पे। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को एंजॉय किए होंगे, मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों को समझे होंगे। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश किया है। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे, ज़रूर हमारे इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। हमारा विजेता बैच चल रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, विजेता बैच फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, पूरी तरह से सब कुछ फ्री है। इसमें पूरा पढ़ाया भी जाएगा डिटेल में, टेस्ट सीरीज होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, जो भी आपको अगले 4 महीनों में प्री क्रैक करने के लिए आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। टाइमलाइन लगभग रेडी हो चुका है, 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और बस इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिससे आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF आपको मिलता रहे। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा हाईली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। आखिर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए इसका फल, कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Now, टेक केयर।